दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं करियर असेसमेंट टेस्ट के बारे में। मैं इस तरह के कई वीडियोस देखता हूं जहां पर करियर काउंसलर तरह तरह के सुझाव देते हैं कि एस्पिरेंट्स को वही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें उनका रुझान हो, जिसमें उनका एप्टीट्यूड हो। बड़े बड़े प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल्स भी करियर काउंसलर्स को बुलाते हैं और अपने ऑडिटोरियम में बिठा देते हैं 500-700 स्टूडेंट्स के सामने, और जहां पर ये करियर काउंसलर स्टेज पे बुला के उनके छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और फिर उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं कि आपके लिए फलाना करियर अच्छा रहेगा, आपके लिए ढिकाना करियर अच्छा रहेगा। दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है कि एक व्यक्ति भले ही कितना अनुभवी हो, वो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उनके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि आपके लिए, आपके बालक के लिए, आपकी पुत्री के लिए, पुत्र के लिए फलाना करियर उचित रहेगा, क्योंकि हमने जो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, हमने जो इसका करियर असेसमेंट टेस्ट लिया, उसमें इसका रुझान फलाने सब्जेक्ट की तरफ जाता है। 10वीं तक सारे विद्यार्थी वही कोर्स पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज अलग हो जाता है, और उसके बाद तरह तरह के प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर इनमें से मेधावी छात्र चुने जाते हैं और उनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, और इनके रैंक के आधार पर इनका एडमिशन मिलता है। जो लोग डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं वो नीट का इम्तहान देते हैं, जो आर्किटेक्ट बनने में इंटरेस्टेड हैं जेई पेपर 2 का इम्तहान और नाटा का इम्तहान देते हैं, जो इंजीनियर बनने में आईआईटी में जाने में इंटरेस्टेड है जेई पेपर 1 का इम्तहान देते हैं, और तरह तरह के प्रवेश परीक्षाओं में ये लोग बैठते हैं। और इन प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट तय करते हैं कि ये छात्र या छात्रा कौन से स्ट्रीम में जाएंगे। मैंने बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे देखे हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अब अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में उनको बिठाया जाए या करियर काउंसलिंग में उनको बिठाया जाए तो ये महाविद्वान करियर काउंसलर उनको बोल देंगे कि आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स करना चाहिए, या आपको डिजाइन का कोर्स करना चाहिए, या आपको आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आपकी कला बहुत अच्छी है। क्या डिजाइन कोर्सेज में सिर्फ कला ही पढ़ाई जाती है? क्या आर्किटेक्चर में सिर्फ कला ही पढ़ाई जाती है? और एक और चीज देखिए, 3 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उस विशेष परिस्थिति में, उस विशेष दिन आपकी क्या मानसिक परिस्थिति रही है, वो आपकी परीक्षा के सही रिजल्ट को नहीं दर्शाती। मान लीजिए उस छात्र या छात्रा की 2 दिन पहले उसको कफ एंड कोल्ड हो गया, या उसके परिवार में और कोई विपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो जिस तरीके से शांत मन से वो एग्जाम दे सकता था अलग परिस्थितियों में, उस दिन नहीं दे पाएगा, और वो परिस्थिति उसके रिजल्ट में परिलक्षित होगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी। तो क्या ये मान के चल लें कि अगर उसने नाटा में अच्छा स्कोर नहीं किया या जेई पेपर 2 में अच्छा स्कोर नहीं किया तो वो सूटेबल नहीं है आर्किटेक्चर के लिए? वही बात बी डिजाइन के कोर्सेज की है। आईआईटी वाले यूसीट का इम्तहान कंडक्ट करते हैं बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्सेज के लिए, एनआईडी वाले एनआईडी में एडमिशन के लिए कोर्स एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली निफ्ट वाले एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब निफ्ट का इम्तहान देखिए, बड़ा मजेदार है। उसमें डिजाइन ओरिएंटेड सवाल बहुत कम रहते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, और 10वीं के मैथमेटिक्स के सवाल बहुत ज्यादा रहते हैं। काफी सारी वेटेज डिजाइन ओरिएंटेड सवालों की या ड्राइंग की भी रहती है।
एक और चीज देखिए, जब कट ऑफ लिस्ट बनती है तो मान लीजिए किसी के 400 में से 382 नंबर हैं और कट ऑफ लिस्ट जो है वो बंद हुई 383 पे, यानी 383 जिसके नंबर आए उसको द टॉप के आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जेई पेपर 2 में नंबर अगर आए या जो भी परसेंटाइल कट ऑफ पे बंद हो रही है, लेकिन उससे एक नंबर नीचे वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है। इसका अर्थ यह निकलता है कि उसका असेसमेंट जो करियर काउंसलर कर रहे हैं उसके आधार पर वो आर्किटेक्चर में या डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए सूटेबल था या अनसूटेबल था। अब उसी चीज को एक और तरीके से देखिए आप, 15 और 16 जुलाई को सीयूईटी का इम्तिहान होना है और 17 को नीट का इम्तिहान होना है। सीयूईटी का इम्तिहान 10-12 दिन चलेंगे, अलग अलग डेट्स को, किसी की अलग डेट पड़ेगी, किसी की अलग। अब जिस एस्पिरेंट की डेट 16 तारीख को सीयूईटी की पड़ गई और उसी ने नीट का पर्चा भी भर रखा है, 17 को उसका नीट का इम्तिहान हो रहा है, तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है उस एस्पिरेंट के मुकाबले जिसका सीयूईटी का इम्तिहान अगस्त में होना है और नीट का इम्तिहान 17 को सबका है ही? तो उसको सीयूईटी की तैयारी के लिए लंबा समय मिल गया, नीट की तैयारी के लिए उसको समय मिल रखा है 17 जुलाई तक। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां क्रिएट हुई एग्जाम की डेट्स के कारण, जो परिस्थितियां क्रिएट हुई आपके परिवार की परिस्थितियों के कारण, उसके अनुसार ये चीजें तय नहीं करती कि करियर काउंसलर क्या कहते हैं। अब बीएफए का इम्तिहान है, जामिया भी कंडक्ट करते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट वाले भी कंडक्ट करते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ वाले अपना इम्तिहान कंडक्ट करते हैं। बीएचयू का इम्तिहान पहले कंडक्ट होता था, इस साल सीयूईटी के स्कोर के आधार पर बीएफए का एडमिशन होगा, लेकिन उसमें भी अभी वो प्रैक्टिकल का एग्जाम खुद लेंगे। अब देखा जाए तो जिसकी कला अच्छी है, जिसकी चित्रकला अच्छी है, जिसको ड्राइंग अच्छी बनानी आती है, उसका बीएफए में एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होगा, क्योंकि उसमें ढेरों सवाल, थ्योरी के सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो कला और संस्कृति के सवाल हैं। उसमें इस तरीके का सवाल आ सकता है कि तंत्र आर्ट में इन 4 आर्टिस्टों में से किसने काम किया है। उसमें लक्ष्मण पे का नाम हो सकता है, बीरेंडे का नाम हो सकता है, जीआर संतोष का नाम हो सकता है, पिकासो का नाम हो सकता है। अब जिन छात्र छात्राओं ने इस तरीके की तैयारी नहीं की, उनको नहीं पता है कि इसका आंसर जीआर संतोष है, गुलाम रसूल संतोष है। उसी तरीके से उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में किस प्रकार का अंतर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, राजस्थानी आर्ट में फलाने प्रकार की कला का किसने शुरुआत की थी, पहाड़ी पेंटिंग में किस तरह की चीजें आती रही हैं, जो 12वीं का कला का पाठ्यक्रम में से सवाल आएंगे। तो मात्र अच्छी ड्राइंग एक एस्पिरेंट बना सकता है, तो उसके आधार पर उसका एडमिशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में नहीं हो पाएगा। उसको वो सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी जो थ्योरी पेपर में पूछी जाएगी, कला के इतिहास के बारे में, संस्कृति के इतिहास के बारे में, कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में। वही बात आर्किटेक्चर के बारे में है। अब इस बार नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ड्राइंग दिखाई गई, उसमें पूछा गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अपेरेंटली देखने में वैसा लग रहा था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वेनिशिंग पॉइंट दायां बाएं रखा जाता है, लेकिन इस ड्राइंग में दूसरा वेनिशिंग पॉइंट आसमान में रखा गया। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का सवाल था, जो देखने में लग रहा था कि 1 पॉइंट है, और ढेर सारे छात्र छात्राएं उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिख के आएंगे।
तो इस प्रकार की तकनीकी जानकारी बड़ी गहराई में जाकर भी आपको एस्पिरेंट्स को समझनी होगी। वहां करियर असेसमेंट के जो विद्वान बैठे हैं, उन्होंने जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया, वो एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मैं तो अधिकतर एस्पिरेंट्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड के एस्पिरेंट हों, चाहे आर्किटेक्चर के हों, डिज़ाइन के हों, फाइन आर्ट्स के हों, या इवन मेडिकल के हों, मैं उन सबको एक ही बात बोलता हूं, ये करियर काउंसलर्स की बात सुनिए, समझिए, उसमें से जो कुछ काम की बात है उसको पकड़ लीजिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। आपको मजबूती के साथ जमकर हर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप सीयूईटी का इम्तहान दे रहे हैं उसकी भी करनी है, नीट का दे रहे हैं उसकी भी करनी है, जेई पेपर 1 दे रहे हैं उसकी भी करनी है, जेई पेपर 2 दे रहे हैं उसकी भी करनी है। अगर आप 1 नंबर से पिछड़ गए और आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आपके सामने ढेर सारे विकल्प और खुले हुए हैं। आप अगले साल भी इम्तहान दे सकते हैं, या इसी साल उस कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं होता, तो आप कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली में, या चंडीगढ़ में ले सकते हैं, या शांति निकेतन में ले सकते हैं। अगर आपका एसपीए दिल्ली में एडमिशन नहीं होता तो एसपीए विजयवाड़ा में ले सकते हैं, एनआईटी रायपुर में ले सकते हैं, या आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप सीपीटी अहमदाबाद में या सीसीए चंडीगढ़ में ले सकते हैं। तो ये 1 या 2 नंबर से पिछड़ जाना, ये इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। जबकि कैरियर काउंसलर के द्वारा जो भी स्कूलों के अंदर कैरियर काउंसलिंग की वर्कशॉप चलाई जाती हैं, उनका अपना एक सेट पैटर्न है। 40 या 50 क्वेश्चन उन्होंने एप्टीट्यूड के दे दिए। उसमें रीजनिंग के सवाल रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रहेंगे, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग के सवाल रहेंगे, वेन डायग्राम के सवाल रहेंगे, टाइम एंड वर्क के सवाल रहेंगे, क्लॉक के सवाल रहेंगे, डायरेक्शन के सवाल रहेंगे, और उसके आधार पर वो डिक्लेयर कर देंगे कि फला छात्र या छात्रा का एप्टीट्यूड डिजाइन के प्रति है कि नहीं है, आर्ट के प्रति है कि नहीं है। तो दोस्तों, करियर काउंसलर्स के हथकंडे में ना फंसे। मैं स्कूल वालों से भी ये निवेदन करता हूं, जो लोग मेरा स्कूल के करता धरता स्कूल के प्रिंसिपल्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, कि करियर काउंसलर्स की जो भी वर्कशॉप आप अपने यहाँ करा रहे हैं, आप ये भी देख के चलिए कि आपके छात्र छात्राओं को किस प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है, किस प्रकार के उनके रुझान हैं, और किस प्रकार की परिस्थितियों में ये लोग आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है उन 3 घंटों पर, जिस 3 घंटे में आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं। कितने शांत मन से, कितने प्रसन्नता से, कितने कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आप उस परीक्षा में बैठते हैं। और दूसरी बात कि हर एंट्रेंस एग्जाम में कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विद्वान हैं। सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्रतिस्पर्धा में जो छात्र बैठे हैं, जो छात्राएं बैठी हैं, वो आपसे ज्यादा विद्वान हैं या आपसे कमतर हैं। तो ये जो मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये इसी आधार पर मैं बना रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे। बहुत सारे छात्र छात्राओं से जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, उसके आधार पे। मेरे अपने परिवार में मेरी पत्नी आर्किटेक्ट रही हैं, मेरे 2 पुत्र, उन्होंने आर्किटेक्चर में मास्टर्स किया है, एक पुत्र ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। सबका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हुआ। मेरी कहीं कोई सिफारिश नहीं है, कोई मेरी दुआ सलाम नहीं है, मेरी कहीं कोई इस प्रकार की जान पहचान नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिला सकूं। तो इन सारे मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरिट के आधार पर
मैंने भी मेरिट के आधार पर दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया था। 1971 में मेरा नहीं हुआ था, 1972 में हो गया था। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। एक बार नहीं सफल होते, अगली बार सफल होंगे। यहां नहीं सफल होते तो वहां सफल होंगे, वहां नहीं सफल होते तो तीसरी जगह सफल होंगे। निराश मत होइए। करियर काउंसलर्स के रिजल्ट पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।